नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और करते हैं सलाह मशवरा किसी विशेष विषय पर या फिर ज्वलंत मुद्दों पर। लोकतंत्र का पर्व शुरू हो चुका है और लोकतंत्र का जो प्राण है उसे कहा जाता है चुनाव। तो हमारे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर है और चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। तो आज हम चुनाव प्रणाली, प्रक्रिया और चुनाव में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर सलाह मशवरा करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री अनुपम राजन जी। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अभी पिछला विधानसभा चुनाव भी आप ही के मार्गदर्शन में यहाँ संपन्न हुआ मध्य प्रदेश में, और अब लोकसभा चुनाव भी आप ही के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि जो अभी ये लोकसभा चुनाव की जो तैयारियाँ चल रही है उसके बारे में आप बताइए कि विधानसभा चुनाव से इसमें क्या कुछ खास तैयारियाँ करने की ज़रूरत है। अंतर एक तो ये होता है कि विधानसभा चुनाव एक चरण में थे, लोकसभा चुनाव 4 चरणों में है। तो जो तैयारियां हैं एक तरह से वो स्टैगर्ड हो जाती हैं, विकेंद्रीकृत हो जाती हैं और लंबी हो जाती हैं। आचार संहिता की अवधि भी बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। बाकी जो गतिविधियां हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हैं, वो वही हैं जो विधानसभा के दौरान होती हैं। और सभी गतिविधि को लेकर के जो हमारी तैयारी है वो बिल्कुल समय के हिसाब से है। जो टाइमलाइन निर्धारित है कि कौन सी गतिविधि चुनाव की तारीख के कितने दिन पहले पूरी हो जानी चाहिए, उस हिसाब से तैयारी है। और हर गतिविधि की तैयारी बिल्कुल पुख्ता है और हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं जी। और सर, अब जैसे नए वोटर्स अभी आ रहे हैं, इसमें भी पहले विधानसभा चुनाव में भी नए वोटर्स आ गए थे, या उन लोगों के नए पहली बार वो लोग मतलब वोटिंग करने वाले थे, और इस लोकसभा चुनाव में भी यही इस तरीके की बात आएगी। तो क्या उन लोगों को फिर से अवेयरनेस के लिए कुछ नया आपको करना पड़ रहा है कि? हम लोग लगातार काम कर रहे हैं प्रचार प्रसार पे। तमाम विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रयास किए थे और उनका परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में जो हमारा मतदान का प्रतिशत था वो पिछले विधानसभा से 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बेहतर था। करीब 2.5 से 3% की बढ़ोतरी आई थी। फिर भी हम लगातार प्रयास करें। इस बार भी चाहे वो महिला मतदाता हों, चाहे वो युवा मतदाता हों, चाहे वो निर्वाचन क्षेत्र हों या वो विधानसभा क्षेत्र हों जहाँ पे विधानसभा निर्वाचन में वोटिंग कम हुई थी, उन सभी जगहों में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रचार प्रसार की गतिविधियाँ चल रही हैं, जागरूकता वाहन चल रहे हैं। हम लोग प्रचार प्रसार के जितने माध्यम हैं उनका उपयोग करके मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और उनको इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि जिस दिन भी उनके मतदान क्षेत्र में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ वोटिंग हो, उस दिन वो वोट जरूर करें। जैसे इस बार जो लोकसभा की जो तारीख है चुनाव की, वो गर्मियों में ही है पूरी, तो उस समय लोग ज़्यादा निकल कर बाहर आए और अपना मतदान करें, उसके लिए भी कुछ खास आप लोगों ने सोचा है? नहीं, ये एक चुनौती है। हमें इस बात का एहसास है कि जो समय है इस बार मतदान का वो गर्मियों में होगा और गर्मियों में गर्मी अपने चरम पे होगी। तो हम लोग मतदाताओं को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जो सुबह का समय होता है उस समय ज़्यादा लोग बाहर आएँ ताकि गर्मी के प्रकोप से भी बचें और वोटिंग भी कर लें। उसी तरह से शाम के समय ज़्यादा लोग आ सकते हैं और बीच में भी अगर वो आते हैं तो आवश्यक जो प्रिकॉशंस उनको लेने हैं वो ज़रूर लें। मतदान केंद्र पे हम लोग छाया की व्यवस्था कर रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। जो हमारे मतदान दल हैं उनके साथ जो मेडिसिन किट होती है उसमें ORS पैकेट्स वगैरह रख रहे हैं। अलग से भी इनकी व्यवस्था है कि मतदान के लिए लाइन में लगे व्यक्ति को कोई यदि समस्या आती है तो तत्काल हम उसको प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध करा सकें। जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनके साथ हम एक मेडिकल की टीम भी लगा रहे हैं। जो हमारे हेल्थ के लोग हैं वो भी राउंड द क्लॉक कहें वो अलर्ट मोड में हैं एक तरह से। तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पे स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या आती है तो उसको टैकल करने के लिए भी हमारी तैयारी है। इलेक्शन की हम बात करें कि कई हमें जो जानकारियां है वो आपके पोर्टल से मिल जाती है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इसमें अब किसी को अगर कंप्लेंट करनी है किसी कैंडिडेट की, वो भी शायद उसमें है कि आप अपना कोई वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो लेकिन सर, अब जैसे कई लोग, बहुत सारे लोग आजकल वीडियोस बना लेते हैं और उसमें डालते हैं, तो उसको जो निगरानी है
उसको देखने का, सुनने का, उसके लिए आपने क्या कोई अलग सेल या अलग टीम बना रखी है और उस पर फिर जितने जल्दी हो सके निराकरण कर सके? देखिए, जो सी विजिल ऐप है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको सिटीजन विजिल कहते हैं एक तरह से, वो नागरिकों के लिए बनाया गया, मतदाताओं के लिए, हर आम नागरिक के लिए। कहीं भी यदि किसी को आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत हो दिखती है या किसी प्रकार की भी कंप्लेंट वो करना चाहता है, तो मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या छोटी सी वीडियो क्लिप बना के उस पर अपलोड कर सकता है। उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है। यदि वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता तो वो भी गुप्त रखी जाती है। और 100 मिनट्स के अंदर, 100 मिनट का रिस्पांस टाइम है, 100 मिनट के अंदर हम उस शिकायत का निराकरण करते हैं या जो भी कार्रवाई करते हैं उस व्यक्ति को बताते हैं। तो जहाँ से वो वीडियो अपलोड करता है व्यक्ति या शिकायत करता है, तो उसकी लोकेशन हमें पता चल जाती है और हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें हैं और तमाम तरह की जो टीमें हैं फील्ड में, उनको अलर्ट चला जाता है और वो तत्काल जो सबसे नज़दीक की टीम होती है वो उसको जा कर के उस जो भी कंप्लेंट है उसको देखती है, कंप्लेंट सही है या गलत है। अगर सही है तो उसका निराकरण करती है, जिसके द्वारा उसका निराकरण होना है उसका काम करते हैं। तो एक डेडिकेटेड सेल है, एक बहुत बड़ी टीम है जो इसको मॉनिटर करती है। और आज दिनांक तक, आचार संहिता लगने के बाद से अभी तक लगभग 2500 शिकायतों का हम लोगों ने 100 मिनट के अंदर निराकरण किया है। तो सर, जो ये सेल काम करता है, इनको जो आपने जिम्मेदारी दी है, ये चुनाव शुरू होने के कितने दिन पहले से और कब तक वो लोग इस पर काम करते हैं? चुनाव की घोषणा के दिनांक से, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं तत्काल उसी दिन से फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें, ये जो हमारे नाके लगते हैं उन पे एसएसटी, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है, वो, इसके साथ साथ जो सेल है हमारा, ये काम करना शुरू करता है और निर्वाचन होने के दिन तक, चुनाव के दिन तक ये ऑपरेटिव रहते हैं। ओके। और सर, अब चुनाव जब होता है तो उसमें कई जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी ड्यूटीज़ लगती है और कई बार लोग बड़े परेशान रहते हैं कि हमारी ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, कैंसिल कराने के लिए भी लगे रहते हैं। तो क्या वजह रहती है? कई लोगों के पारिवारिक कारण होते हैं, कई लोगों के व्यक्तिगत कारण होते हैं, कुछ लोगों को ये भी होता है कि चुनाव की ड्यूटी उनको कठिन प्रतीत होती है। कई बार उनको लगता है, ये भी हो सकता है कारण कि जहाँ गांव में जहाँ भी उनकी ड्यूटी लगती है, ग्रामीण क्षेत्र में या दूर दराज में, वहाँ सुविधाओं का अभाव भी हो सकता है कारण हो। बहुत लोगों को जो अच्छा लगता है वो चुनाव ड्यूटी बहुत सहर्ष और खुशी खुशी करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है तो वो ड्यूटी निरस्त कराने का प्रयास करते हैं। हम लोग भी प्रयास ये करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि अधिक उम्र के लोगों की ड्यूटी न लगे, जिनके रिटायरमेंट में 6 महीने का टाइम, उनकी ड्यूटी न लगे। महिलाओं की ड्यूटी हम लोग जहाँ वो काम करती हैं वहीं पे लगाते हैं। पुरुषों के लिए ये है कि जो मतदान केंद्र है वहाँ उसको मतदान दिनांक से 1 दिन पहले पहुँचना होता है। महिला कर्मचारियों में आयोग ने सुविधा दे रखी है कि मतदान के दिनांक को ही सुबह वो वहाँ पहुँचते हैं और शाम में मतदान समाप्त होने के बाद वापस चले जाते हैं। तो जो हमारे कर्मचारी ड्यूटी पे लगते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, उसका ख्याल हम लोग भी रखते हैं। प्रयास करते हैं कि उनको तमाम वो सुविधाएँ प्राप्त हों, लेकिन कई बार है कि अब घर जैसी सुविधा तो हम वहाँ नहीं दे पाते हैं। जी जी। तो सर, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के हम चुनाव में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर क्या कुछ आप कर रहे हैं उस पर बात करेंगे।
तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है सर। मैं जानना चाहूँगी कि चुनाव में अब तकनीक का इस्तेमाल देखिए, जैसे बहुत अभी हम ज़्यादा लोगों हो ने रहा है, सी तो विजिल ऐप उससे की बात की, चुनाव को जिसके माध्यम संपन्न से हम कराने में मॉनिटरिंग का काम करते कहाँ-कहाँ हैं। आपको लगता है इसी कि तरह से पहले एक से सुविधा काम ऐप है, सरल हो गया है? जिसके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो भी अनुमति वो चाहते हैं, किसी को रैली करनी है, किसी को गाड़ियों की अनुमति चाहिए, किसी को लाउड स्पीकर की चाहिए, तो हर प्रकार की अनुमति जो आचार संहिता के तहत है कि उनको प्राप्त करनी है, कहीं एसडीएम से प्राप्त करनी है, कहीं आरओ से प्राप्त करनी है, तो सुविधा ऐप के माध्यम से वो सारी अनुमतियाँ जारी होती हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे सक्षम ऐप है। सक्षम ऐप जो है वो दिव्यांग साथियों के लिए है। तो यदि कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पे किसी को व्हीलचेयर की आवश्यकता है, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो चलने में असमर्थ है और वो चाहता है कि मेरे को घर से मतदान केंद्र तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो इस प्रकार की सुविधाओं के लिए सक्षम ऐप है जिसका उपयोग करते हैं वो। एक नो योर कैंडिडेट ऐप है। अगर मतदाता को, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं और आयोग भी चाहता है कि मतदाता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो जिस कैंडिडेट के लिए वोट कर रहा है या करेगा, वो उसके बारे में विस्तृत जानकारी हो। तो जो नो योर कैंडिडेट में जो कैंडिडेट्स अपनी एफिडेविट जैसे जो दायर करते हैं, जिसमें वो अपने से संबंधित तमाम जानकारियाँ उसमें देते हैं, इसको भी हम लोग इस ऐप पे अपलोड करते हैं। तो तकनीक का उपयोग मतदाताओं को जागरूक करने में, मॉनिटरिंग करने में, पॉलिटिकल पार्टी को अनुमति वगैरह देने में। वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसके माध्यम से मतदाता अपने से संबंधित तमाम जानकारियां प्राप्त करते हैं। उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, तो कहाँ पे है, किस सीरियल नंबर पे है, उनका मतदान केंद्र कहाँ है, इस तरह की जानकारी। तो एक पार्ट हो गया। दूसरा, मतदान के दिनांक को, जिस दिन वोटिंग हो रही है, तो 65,000 के आसपास हमारे मतदान केंद्र हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र से जो वोटिंग हो रही है, हर घंटे कितनी वोटिंग हो रही है, वो हम लोग तकनीक का उपयोग करके वो प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग राज्य स्तर पर संधारित करते हैं। हर 2 घंटे में वोटिंग परसेंटेज कितना हो रहा है, तो तमाम, फिर इसी का उपयोग काउंटिंग में करते हैं। तो तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो मतदान मैंने प्री पोल में, पोल डे पे और पोस्ट पोल में काउंटिंग के समय, तो हर स्टेज पे तकनीक का व्यापक उपयोग करके हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरी प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और फ्लॉलेस हो। तो सर जैसे आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अभी हम जैसे देखते हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टीज इस पर प्रेशराइज कर रही है कि बैलेट पेपर से फिर से चुनाव शुरू हो जाए। तो इस पर आपका क्या सोचना है कि अगर इस तरीके का कुछ होता है तो? नहीं, तो ईवीएम के माध्यम से चुनाव काफ़ी दिनों से हो रहे हैं और इसमें कहीं ईवीएम 100% फुल प्रूफ है। इसमें कहीं कोई मिसमैच या कोई डिस्क्रिपेंसी की शिकायत, एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। मैं ये कहूँगा कहीं कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है। अभी भी चुनाव के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपैट के पर्चियों की हम लोग मिलान करते हैं। पिछले चुनाव में जैसे 230 विधानसभा क्षेत्र थे, 230 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो करीब 1200 के आसपास, 1150 या 1200 होते हैं। कहीं भी कोई मिसमैच नहीं दिखा। जितने वोट आपके बैलेट यूनिट में हैं उतने ही वोट पर उसमें हैं, और कैंडिडेट वार भी उसका अगर आप आकलन करो तो उसमें कहीं कोई मिसमैच नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पे भी इस पे विस्तृत कई बार चर्चाएं हुई और उन्होंने कहा भी कि कोई ईवीएम को टैंपर करके दिखाए, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। और कई बार डिफरेंट कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी इसको लेकर के कई बार याचिकाएं लगाई गई। इसमें माननीय न्यायालय ने भी इसमें ये माना कि नहीं साहब, ईवीएम में से कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर बैलेट और ईवीएम के जो एडवांटेजेस हैं वो भी हमें दिखता है कि आसानी से काउंटिंग होती है, कोई रिजेक्शंस नहीं होते। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फ़िलहाल मुझे ऐसा कहीं कोई इसमें दिक्कत तो नहीं दिखती। जी जी। और सर अब जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें कि यहाँ पर भी कई 3-4 चरणों में अपने चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ एक ही चरण में चुनाव हो रहा है। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ हर जगह एक ही चरण में चुनाव हो जाए? चुनाव के दौरान सबसे बड़ी बात होती है फोर्सेस की उपलब्धता। अमला तो ठीक है, हमारा अमला, स्टेट का अमला स्टेट में ही लगता है, और कह सकते हैं आप कि इन्हीं मतदान केंद्रों पे विधानसभा चुनाव के दौरान हमने एक चरण में चुनाव किया था। सेंट्रल फोर्सेस की उपलब्धता सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव कराते हैं।
जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो जैसे पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो आपके पास सेंट्रल फोर्सेस हमारे पास ज़्यादा थी या मिल सकती थी। तो मुझे लगता है फोर्सेस की उपलब्धता सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि यही फोर्स मूव करती हैं एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ। तो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है पूरी कंट्री में चुनाव कराने का, किस फेज़ में कौन से राज्य में चुनाव हो। हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग है, वेदर के इशूज़ भी अलग हैं, यहाँ का वेदर और लद्दाख का वेदर में अंतर है। हाँ, इतनी भौगोलिक विविधता है हमारे देश में कि कभी कहीं इसी समय में कहीं बर्फ़ पड़ रही होती है और यहाँ हम इतनी गर्मी में जूझ रहे हैं। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ की प्लानिंग की जाती है। पिछली बार भी 4 चरणों में चुनाव हुए थे, जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। तो स्टेट के साइज़ को और सेंट्रल फोर्सेस की उपलब्धता ये बहुत बड़ा कारण होता है, जिस कारण से इसको डिफरेंट फेजेस में करना पड़ता है। तो जैसे अभी अपने यहाँ राजगढ़ की हम बात करें तो वहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि एक आपके ईवीएम में 384 नोटा को मिला के इतने लोग उसमें वोटिंग कर सकते हैं। तो अगर ये कैंडिडेट्स अगर बढ़ जाते हैं तो उस केस में क्या होगा? आयोग निर्णय करेगा, भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर इसमें निर्णय किया जाएगा कि यदि 384 से ज़्यादा होते हैं और ईवीएम की क्षमता अगर 384 की है तो इसमें आगे क्या होगा। तो मेरे समझ से फिर पेपर बैलेट से चुनाव होगा। अच्छा, उस वक्त मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा फिर। बट ये निर्णय ईसीआई करेगा। अच्छा सर, और हम जानना चाहिए कि जैसे चुनाव के वक्त अगर हम आचार संहिता जब लागू होती है तो कोई भी घोषणाएं नहीं होती, कोई भी नए गाइडलाइंस नहीं निकलती है, लेकिन अब हम जब देख रहे हैं कि रजिस्ट्रियाँ जब होती है 31 मार्च के पहले बहुत ज़्यादा भीड़ है कि उसके बाद रेट्स बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के गाइडलाइंस के। तो जब एक डिक्लेरेशन निकल गया कि अब नहीं बढ़ेगा क्योंकि आचार संहिता लगी है, लोगों ने बहुत जद्दोजहद करके करा ली, लेकिन उसके बाद 3 अप्रैल को फिर से हो गया कि गाइडलाइंस नई गाइडलाइन आ गई है। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है? आचार संहिता के दौरान कई सारे निर्णय जो आप करते हैं उसके लिए आपको आयोग की अनुमति लेनी होती है। तो 1 अप्रैल से नॉर्मली नए रेट्स आते हैं। आयोग की अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया। जो आदेश निकला था, जो राज्य सरकार ने आदेश निकाला, उसमें लिखा था कि आगामी आदेश तक यही दरें प्रभावशील रहेंगी, ऐसा कुछ लिखा था। आयोग को भेजा गया, आयोग से 2 दिन के अंदर अनुमति प्राप्त हो गई। जब अनुमति प्राप्त हो गई तो नए रेट्स से फिर ये काम शुरू हो गया। तो ये कहीं नहीं था कि आचार संहिता के कारण नए रेट लागू नहीं होंगे। ये किसी ने ऐसी एक गलत व्याख्या किसी ने करी हो, लेकिन बहुत सारे निर्णय होते हैं जो नीतिगत निर्णय हैं, जो इस प्रकार के निर्णय होते हैं, उसमें आयोग की अनुमति ली जाती है और उसी प्रक्रिया का पालन इसमें भी किया गया। जी जी। और सर, और एक और अभी मुद्दा अब नया नया हम लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने नामांकन भरा उनका नामांकन रिजेक्ट हो गया। तो कई बार ऐसी होता है कि कई कैंडिडेट भरते हैं, उनके नामांकन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अमूमन क्या गलतियां लोग कर देते हैं कि जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं? देखिए, प्रयास ये होता है कि तकनीकी ग्राउंड्स पे नामांकन निरस्त ना किए जाएं, और होते भी नहीं हैं। एक तो यह है कि जो नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी है वो रिटर्निंग ऑफिसर के लेवल पे होती है, राज्य स्तर पे नहीं होती। तो जैसे हमारे यहाँ 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 29, तो 29 आरओज़ हैं और आरओज़ के स्तर पे इसकी स्क्रूटनी होती है। आयोग के निर्देश हैं कि तकनीकी आधारों पे स्क्रूटनी नामांकन निरस्त नहीं हो, जिसका पालन होता है। जब व्यक्ति नॉमिनेशन भरता है तो आरओ उसको बताते भी हैं कि आपके नॉमिनेशन में ये कमी है, ये कागज़ आपका नहीं लगा है, ये आप फला तारीख तक दे दीजिए। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति वो संबंधित दस्तावेज की पूर्ति नहीं करता है, या मान लीजिए कि आपने नॉमिनेशन फाइल किया उसमें मेजर गलती है, जैसे नॉमिनेशन में आपने अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, आपको अगर आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो आपके 10 प्रपोजल होने चाहिए। हो सकता है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपने एक ही प्रपोजल रखा है। यदि आप किसी रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और आपने एक प्रपोजल रखा है और आपका AB फॉर्म नहीं, AB फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसके आधार पे पॉलिटिकल पार्टी आपको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है। यदि आप AB फॉर्म जो है वो समय से नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं। तो जो अगर कोई बहुत मटीरियल डिफेक्ट होता है आपके नॉमिनेशन पेपर में तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होते हैं। छोटी मोटी गलतियों से, तकनीकी कारणों से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट नहीं किए जाते हैं। और नॉमिनेशन जब आप जमा करते हैं उस समय भी हम लोग लिखित में बताते हैं कि
आपके नॉमिनेशन पेपर में ये कमी है, कृपया इसकी पूर्ति फला तारीख को फला समय के पहले कर दें। जी। यदि उस समय तक भी अगर पूर्ति नहीं की जाती है हम्म, तो फिर उस टाइम तक यदि नहीं होता है तो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होता है। जी जी, तो वो एक तारीख देने से पहले भी अगर नहीं कर पाते तो डेफिनेटली तो रिजेक्ट हो गए। और सर जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर बहुत ज़्यादा होती है तो क्या उसके लिए भी कोई अवार्ड वगैरह का भी प्रावधान है क्या? नहीं, डेफिनेटली हम लोग इंटरनल स्तर पे अवार्ड देते हैं। जहाँ वोटिंग ज़्यादा होती है वहाँ के बीएलओ को सम्मानित करते हैं, वहाँ के आरओ एआरओ को सम्मानित करते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं। हम सबका यही प्रयास है कि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ऐसे ज़िले या ऐसी विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे वोटिंग अच्छी होती है वहाँ के अधिकारी कर्मचारी सभी को पुरस्कृत करते हैं। जी जी। और सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो हमारे दूरदर्शन के जो भी दर्शक है जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको वोटिंग करने वो ज़रूर आए, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं यही अपील करना चाहूँगा सभी मतदाता साथियों से कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव है। आप जहाँ रह रहे हैं, जिस फेज़ में भी वहाँ चुनाव है, जिस तारीख को चुनाव है, जिस तारीख को वोट हो रहा है, वोट ज़रूर करिए। वोट करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसी जवाबदारी है जिसका लोकतंत्र में निर्वहन करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अपने मतदान केंद्र पे जाएं और उस दिन वोट ज़रूर कीजिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी अपील सब लोग सुने और वोट देने ज़रूर जाएं और लोकतंत्र में अपना एक भागीदारी दे लोग अपनी। थैंक यू, तो आपका सर भी धन्यवाद बहुत जी बहुत। सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।